बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो लगभग समान आवृत्ति की सभी तरंगों के अज्ञात बल से स्पंद की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया से विशेष घटना से चलिए बच्चों, सबसे पहले हम अवधारणा पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है कि स्पंद बच्चों, हम जानते हैं कि विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है, जिसमें कि किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति, एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्या हो जाता है बच्चों? ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। तो बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक ऐसी घटना है जिसमें कि किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्या होता है बच्चों? आवर्ती परिवर्तन होता है। बच्चों, तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगों के विस्पंद की बात करनी है, दर्पण करवाकर विस्पंद की बात करनी है और इसका विवेचना करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इनका क्या करना है? गतिशील विवेचना करना है। पहले ये समझ लीजिए, ये है हमारे विस्पंद की घटना का चित्र। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें ली हैं। बच्चों, जब ये ध्वनि तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर समान क्रम में मिलेंगी तो वहां पर तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? वहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। और बच्चों, मान लीजिए कुछ समय के पश्चात अगर उसी बिंदु पर ये ध्वनि तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं बच्चों, तो वहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। बच्चों, आपको एक बात अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पे जब हम अधिकतम और न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग बिंदु नहीं है, ये एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु पर अलग अलग समय पर एक ही बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो है अलग अलग मिल रही है। जो उसी बिंदु पर जब समान कला में होंगे तो अधिकतम और जब विपरीत कला में होंगे तो न्यूनतम। यही कहलाता है बच्चों विस्पंद की घटना। यही कहलाएगा बच्चों विस्पंद की घटना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका गणितीय विवेचना करते हैं बच्चों। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास लगभग समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे हैं और उनकी आवृत्तियों में मामूली सा अंतर है। ठीक है बच्चों, आवृत्तियों में मामूली सा अंतर होना चाहिए। पहला तरंग y1 a sin ω1t, ठीक है बच्चों, और y2 बराबर हो जाएगा a sin ω2t। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2πn, जहाँ पर n आवृत्ति है।
तो अगर पहले तरंग की आवृत्ति n1 है और अगर दूसरे तरंग की आवृत्ति n2 है बच्चों, तो हमारा पहला तरंग कैसा लिखा जाएगा, y1 बराबर a sin 2 n1 t हो जाएगा और y2 बराबर हो जाएगा a sin 2 n2 t हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इन्हीं दो तरंगों का अध्यारोपण होगा और इन्हीं दो तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें विस्पंद की परिघटना देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है, हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत हम जानते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जब दो तरंगियां अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी विस्थापन क्या होगा बच्चों, परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसलिए मान रख दिया जाएगा अब y1 का मान a sin 2 n1t, y2 का मान a sin 2 n2t। और बच्चों हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। देख लीजिए यहाँ से एक बाहर निकाल दीजिए आप, तो आपके पास बच जाएगा साइन 2 n1t साइन 2 n2t, यानी कि ये बच्चों बनेगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो चलिए फॉर्मूला लगाएं बच्चों। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और कॉस हो जाएगा सी माइनस डी बटे 2। तो इस सूत्र से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा y बराबर 2a, पहले से ही था, साइन हो जाएगा 2 n1 प्लस n2 बटे 2 और गुना सी। ठीक है बच्चों, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा है सी प्लस डी बाई 2, आगे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 2 n1 माइनस n2 बाई 2 सी। ठीक है बच्चों, तो इसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं 2a और 2 अच्छा रुकिए दो और 2 कट जाएगा, फिर और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 का सामने लिख जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा बस और n1 माइनस n2t। ठीक है बच्चों, साथ में बचेगा साइन n1 प्लस n2t। बच्चों अब ये जो समीकरण हमें मिला है यह भी तो एक सरल आवर्त तरंग का समीकरण है, और अगर इस तरंग के आयाम की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा इस तरंग का आयाम। ठीक है बच्चों, तो इस तरंग का आयाम ए हमें मिल जाएगा ए बराबर 2a cos पाई n1 माइनस n2 गुना t। और अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये जो आयाम है बच्चों वो समय पर निर्भर कर रहा है, यानी किसी भी बिंदु पर आयाम जो है समय के साथ बदलता रहेगा। दो स्थितियां हम लेंगे, एक जब ये अधिकतम होगा और एक जब ये न्यूनतम होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करें पहली स्थिति की। पहली स्थिति आयाम ए अधिकतम होगा, आयाम ए अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा बच्चों, यदि क्या अधिकतम हो, यदि cos पाई n1 माइनस n2 क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए अधिकतम होगा जब cos अधिकतम होगा। और अब बात यह है कि cos अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, cos अधिकतम हो सकता है, cos अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, cos अधिकतम हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है बच्चों,
प्लस माइनस 1। अब सवाल ये है कि cos का मान प्लस माइनस 1 कब कब मिलेगा। तो बच्चों cos का मान 1 प्लस माइनस 1 हमें 0 पे प्लस 180 पे हमें मिलेगा, यानी cos पाई हमें मिलेगा -1। वैसे ही बच्चों 2 पाई फिर से मिलेगा 1, फिर बच्चों 3 पाई मिलेगा -1। यानी कि बच्चों ये जो हमारा थीटा है यहाँ पर cos थीटा, थीटा की हम तुलना करेंगे तो थीटा ही तो है। तो बच्चों इसका मान क्या होना चाहिए? इसका मान जो है बच्चों n1 माइनस n2, ये पाई का कुछ गुणक होना चाहिए बच्चों, पाई का कोई गुणक होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पाई का मान और पी का मान यहाँ पे 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ सकते हैं, इतना हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब पी हम शून्य रखेंगे तो cos शून्य हमें 1 ही मिलेगा, जब पी हम 1 रखेंगे तो cos पाई हमें -1 मिलेगा। वैसे ही क्रमशः हम प्लस माइनस 1 हमें मिलता जाएगा। तो बच्चों यहाँ से पाई और पाई कट गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टी। तो बच्चों हमें टी बराबर मिल रहा है पी बटे n1 माइनस n2। टी बराबर है टी बटे n1 माइनस n2। तो हमें टी मिल गया है टी बटे n1 माइनस n2। बच्चों ये टी वह समय है जहाँ पर हमें आयाम, जिस समय पर हमें आयाम अधिकतम मिलेगा। यहाँ पे हम पी का मान रख लेते हैं। पी का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे और रख सकते हैं। तो ये रखिए, देखिए क्या मिलता है। तो शून्य रखने पे तो हमें शून्य ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, शून्य रखने पे तो हमें शून्य ही मिलेगा। अगर हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटे n1 माइनस n2। अगर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 बटे n1 माइनस n2। अगर 3 रखेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 3 बटे n1 माइनस n2। तो बच्चों ये क्या है? ये वे समय है जब उस बिंदु पर हमें क्या मिलेगी, अधिकतम तीव्रता मिलेगी, अधिकतम आयाम मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि दो अधिकतम तीव्रताओं के बीच का समय अंतराल कितना है। इसके लिए हम किसी में से किसी को माइनस कर देंगे, दो क्रमागत को माइनस करना है। चलिए मान लेते हैं कि हम 2 बटे n1 माइनस n2 में से घटा देते हैं 1 बटे n1 माइनस n2 को, तो मिलेगा 1 बटे n1 माइनस n2। 1 बटे n1 माइनस n2, 1 बटे n1 माइनस n2। बच्चों अब आप समझिए कि 1 बटे n1 माइनस n2 क्या है। बच्चों 1 बटे n1 माइनस n2 दो क्रमिक अधिकतम तीव्रता ये ध्वनियों के बीच का समय अंतराल है। ठीक है बच्चों, क्या है ये? दो क्रमिक अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता ये ध्वनियों के लिए समयांतराल। ठीक है बच्चों, यानी कि हर इतने सेकंड के बाद हमें क्या मिलेगा, हर इतने सेकंड के बाद हमें अधिकतम तीव्रता मिलेगी बच्चों। इसका मतलब ये भी है बच्चों कि हर एक सेकंड में कितनी तीव्रता मिलेंगी बच्चों? हर एक सेकंड में n1 माइनस n2 तीव्रता मिलेगी। याद रखिए, हर एक सेकंड में कितनी, इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों में मिल जाएगा। हर एक सेकंड में n1 माइनस n2 तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, n1 माइनस n2 बार तीव्रता अधिकतम सुनाई देगी। क्लियर है बच्चों? चलिए हम आगे बढ़े। बात हो गई अधिकतम की, अब बात आ पहुंची है न्यूनतम पर। तो दूसरी स्थिति है कि ए यानी कि जो आयाम है, न्यूनतम होगा। तो बच्चों ए का मान कौन पर निर्भर कर रहा था, तो अगर ए को न्यूनतम होना है तो क्या होगा बच्चों? तो किसको न्यूनतम होना पड़ेगा?
और पाई n1 माइनस n2 गुना टी को न्यूनतम होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको न्यूनतम करवाना है। और बच्चों कॉस का न्यूनतम मान कितना हो सकता है ये सबको मालूम है। कॉस का न्यूनतम मान हमें मिलेगा 0। अब सवाल ये है कि किस किस मान के लिए 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, जरा समझिएगा। पाई n1 माइनस n2 टी बराबर बराबर पाई बटे 2 का कौन सा गुणक बच्चे, विषम गुणक। पाई बटे 2 के विषम गुणक के लिए बच्चों यहाँ पे हम पी लेके चल रहे हैं। n लिख दिया, आगे मजबूर होते हैं लोग, चलिए हम पी ले रहे हैं। 2p माइनस 1 पाई बटे 2। यहाँ पे भी बच्चों पी का मान क्या है, यहाँ भी पी का मान तुम्हें नहीं लेना है। हम 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप पी की जगह पे 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा पाई बटे 2, और क्वास पाई बटे 2 0 होता है। अगर आप वहाँ पे 2 रखेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 3 पाई बटे 2, जो कि क्वास टू 70 है, 0 होता है। वैसे ही 5 पाई बटे 2, पुनः वापस आप वहीं आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये पाई बटे 2 है, इसमें पाई बटे 2 है, फिर ये 5 पाई बटे 2 होगा, फिर ये 7 पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पे कॉस का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से चलिए हम पुनः टी का मान निकाल लें। पाई और पाई कट गया, तो बच्चों यहाँ से हमें टी का मान मिल जाएगा। टी बराबर 2p माइनस 1, तो भाग दे दीजिए किससे, 2n1 माइनस n2 से। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस इधर की तरफ भाग हो गया है, तो हमें टी का मान मिल गया है बच्चों। ये वह समय है जिस समय पर हमें टी का न्यूनतम प्राप्त होगी, यानी टी का मान न्यूनतम मिलेगा। कौन कौन सा समय है बच्चों जब न्यूनतम मिलेगा, चलिए रख लेते हैं। टी का मान 1 2 3 रखने पर क्या होगा बच्चों, देखिए। तो टी का मान हमें मिल जाएगा बच्चों 1/2 n1 माइनस n2। ठीक है बच्चों, 3/2 n1 माइनस n2। वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 2n1 माइनस n2। तो बच्चों ये वे समय है जहां पर हमें तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। तो अब हम प्राप्त कर लेते हैं कि दो न्यूनतम तीव्रताओं के बीच का समय अंतराल कितना होगा। तो 3/2 n1 माइनस n2 में से माइनस कर लीजिए 1/2 n1 माइनस n2 को। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 1/n1 माइनस n2, और ये तो समय है, ये सेकंड है। और ये कौन सा सेकंड है बच्चों, ये दो क्रमिक न्यूनतम दो क्रमिक न्यूनतम तीव्रता की ध्वनियों के लिए समय अंतराल है ये, समय अंतराल है ये। ठीक है बच्चों, दो न्यूनतम तीव्रता की ध्वनियों के लिए समय अंतराल कितना होगा बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये भी है बच्चों, हर एक सेकंड में प्रति सेकंड हमें हर एक सेकंड में बच्चों कितने बार, n1 माइनस n2 बार ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी। अब बच्चों इस प्रश्न के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। देखिए, एक सेकंड में n1 माइनस n2 बार अधिकतम हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड में n1 माइनस n2 बार न्यूनतम हो रहा है।
अतः बच्चों यही क्या होगी, यही तो आवृत्ति होगी, जिसे हम कहते हैं विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई n1 माइनस n के बराबर। ठीक है बच्चों, ये है विस्पंद आवृत्ति जो किसके बराबर है, दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर है। विस्पंद आवृत्ति दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।